रसिया, साउथ अफ्रीका। इसका मतलब पढ़ा है तुम लोगों ने, इसलिए और मैम एक सभी कंट्रीज की पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं और नेगेटिव्स नहीं लिए हैं। हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग, कि जो भारतीय संविधान है उसको उधार का थैला कहा जाता है। हाँ, जैसे अमेरिका के संविधान में जो लिखा हुआ है, इंग्लैंड में मतलब वर्ड बाय वर्ड भी सेम उतार दिया गया भारत के संविधान में। हाँ जी। अब इसे बताया गया है, ये क्वेश्चन नो है मैम, नो, प्रेजेंट। इन्होंने जो कहा वो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारा चीज जो का त्यों उतार दिया गया, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। बहुत सारा चीज जो का वर्ड भी सेम ही है। पूरा बुक पढ़ना फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड मैम, ये क्वेश्चन है, कल का ही क्वेश्चन रिपीट करा रहे हो? क्या? ये कल जो आपने पढ़ाया था क्वेश्चन वही करवा रहे हो आज भी? नहीं, आज थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम लोगों से पूछ के फिर जो मेन सब्जेक्ट है ना कंकरेंट स्टेट, आपका जो ये वाला जहाँ पे सिलेबस स्टार्ट है आपका कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ये वाला कराऊंगी आज। आप लोगों ने पढ़ा, कल मैंने बोला था मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों ने बता दिया है कि हमारा कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह खाली मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा आवाज को क्या बताऊं मैं? विंडो ओपन करके आई हो, अब आ रही है? गूंज रही होगी मतलब खाली नहीं है आवाज। हाँ मैम, गूंज रही है। हाँ, तो उसके लिए तुम लोगों को क्या है भाई, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी निर्माता है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग देश से लिया है, जिसके कारण इसको उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसने कोई किसी कहीं से ली है, कोई चीज कहीं से ली है। अभी यहाँ पर बताया गया है इसने उधार के थैले के अंदर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रभाव है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रभाव है। इंग्लिश में नहीं है बेटा ये क्वेश्चन, नहीं होगा फर्स्ट क्वेश्चन ये शायद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। आगे नहीं, काफी कुछ करा दिया क्या मैम? मैं अभी आई हूँ। नहीं कुछ नहीं कराया बेटा मैंने अभी। मैम बालाजी में है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यही है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। उसके बाद सेकंड जो जहाँ से हमारा सिलेबस दे रखा है। मैम, लक्ष्मी का बुक नहीं है आपके पास? नहीं, इस पेपर भी नहीं है बेटा मेरे पास लक्ष्मी की बुक। काफी ढूंढोगे लाइब्रेरी में या नीचे होंगी बुक्स, तो बहुत सारी रखी है। ठीक है भाई, तो हम आ जाते हैं किस पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, मेन जो हमारा टॉपिक है उस पे आ जाए। मैम एक मिनट, कल क्या पढ़ाया था आपने? थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया था बेटा, भारतीय संविधान के बारे में, और बच्चों को बोला था कि इसको अच्छे से यूट्यूब से या जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहां से आपको देख के और पढ़ के आना है कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। ओके। हाँ जी, आपका बता रखा है अब एक्सप्लेन द। मैम ये बेबी किसका है, आपका है? ये मेरी बेटी है बेटा। बड़ी क्यूट है। हेलो। 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 आज उसकी छुट्टी थी, व्हाट्स योर नेम? नाम बताओ अपना क्या, तो तेज बोलो ना, बताओ। Oh, so sweet. चलो नाइस। चलो। ये कौन बाबू थी? चलो देखो भाई,
मैम प्लीज पेज नंबर बता दीजिए मुझे। यहाँ फ्रंट में तो समझ में आ रहा है कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन पेज नंबर आप कौन सा पढ़ा रहे हो वो चीज समझ पेज नहीं आ नंबर रही। बेटा इंग्लिश में तो है पेज नंबर 11, सेकंड क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में पेज नंबर 22। ओके मैम। ठीक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में दूसरा क्वेश्चन है। जिसने भी भारत संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लेना, यूट्यूब से देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको। देखिए भाई, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान में शिक्षा के संबंधित स्तर को बताइए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारी एजुकेशन है उसको कहाँ पे कैसे क्या किया गया है इसके बारे में बताना है। यही से हमारा सिलेबस शुरू होता है। कल इसलिए बताया था क्योंकि सिलेबस शुरू करने से पहले हमें अपने भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने अलग अलग लेवल पर जो भी हमारी एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी हमारे हमारे जितने भी कर्तव्य हैं और जितने भी दायित्व हैं, जितने भी हमारे राइट्स हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है, तीनों स्तरों पर ही जो हमारी एजुकेशन है उससे रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उन सब का अलग अलग से बताया गया है। ठीक है, कि इन सभी कार्यों को प्रैक्टिकल रूप प्रदान करने के लिए कौन कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वह एक संघीय संविधान है जिसमें स्टेट और जो हमारे सेंटर है उसके मध्य जो पावर्स है उसको बांटा गया है। ठीक है, स्टेट की पावर अलग से आपकी और सेंटर की पावर अलग है। इस बंटवारे के कारण जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 शेड्यूल तैयार की गई है जिसके अनुसार हमारे यूनियन और उसके अधीनस्थ जितनी भी एजुकेशन एक्टिविटी है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको पूरे तरीके से प्रस्तुत करने का पूरा क्रियाकलाप उसमें लिखा हुआ है। हमारे संविधान में 1935 में भारत सरकार अधिनियम को शब्दशः स्वीकार किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक सरकार को शिक्षा के प्रति उसकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी जवाबदेही होती है, किंतु कुछ कार्य एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार के प्रति भी सुनिश्चित की गई है। देखो भाई, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे एजुकेशन को अलग अलग लेवल्स पे बताया गया है। ठीक है, अलग अलग लेवल में बताया गया है, अलग अलग जितने भी जिसमें हमारा सेंटर, स्टेट और हमारे लोकल 3 लेवल पर शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके कार्य होंगे उनको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए इन तीनों लेवल पर अब ये बताया गया है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में जितनी भी पावर्स हैं वो सारी क्या है, 2 टाइप से बटी हुई है। सबसे पहले तो सेंटर के हाथ में पावर और दूसरा फिर स्टेट के हाथ में पावर बताया गया है। और ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शेड्यूल्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनकी प्लानिंग की जाती है। हमारे संविधान में 1935 में भारत सरकार को शब्दशः स्वीकार किया गया है, जिसके प्रत्येक जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको एजुकेशन के प्रति उनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है। किंतु कुछ मैम कार्य मैम जहाँ बाला हमारी स्टेट मैम मैं मैम हिंदी मीडियम बालाजी वाली बुक में कौन सा पेज नंबर है? 22 बेटा, छठा क्वेश्चन है। लेकिन मैम मेरे में 22 है ही नहीं। भाई पता नहीं 20 के बाद 20 के बाद फिर 30 आ गया। क्वेश्चन भी बस पांचवा क्वेश्चन ये है इसमें। बता रही हूँ मैम, एक मिनट। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रकृति बताइए। तो बेटा वो अच्छा, सकता 22 में है 22 पेज नंबर। है आपके यहाँ से। अब देखो भाई, दो तरह की पावर दो तरीके से बताई गई है, एक तो सेंटर की और एक हमारी स्टेट की। उसके मैम एक मिनट, मैम 3 पावर ना, एक केंद्र सरकार, एक राज्य। सॉरी हाँ 3 के बेटा, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये एक बार इंग्लिश में तीनों बता दीजिए।
इंग्लिश वाले में तो इस तरीके से दे ही नहीं यूनियन रखा। लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट। कंकरेंटली, हाँ। हाँ, सब अपने को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यस मैम। सेंटर लिस्ट, दोनों का। स्टेट और और कंकरेंट। हम्म, ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेंटर लिस्ट में क्या दे रखा है। सेंटर लिस्ट में ये बता रखा है कि इसके अंदर जो भी विषय शामिल हैं उन सब्जेक्ट्स के संदर्भ में केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, सेंटर के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कानून है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी प्रविष्टि 62, 63, 64, 65 और 66 शिक्षा से संबंधित है, यानी कि इसमें जो भी हमारे अनुच्छेद दिए गए इसमें आर्टिकल्स वगैरह जो भी 62, 63, 64 और 65 और 66 ये किसके अंदर आते हैं? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, जिन्हें केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। अब देखते हैं भाई जो हमारी आर्टिकल 63 है उसमें क्या दे रखा है। इस प्रविष्टि का राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं एवं अन्य विधि सम्मत तरीके से संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थाओं के वर्षों की देखरेख और सुरक्षा का कार्य सुनिश्चित किया गया। देखो भाई जो आपकी यहाँ पर 63 वाली दी गई है उसमें ये बोला गया कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी देखरेख का काम किसका दिया गया है यहाँ पर? केंद्र सरकार का। ठीक है, तो केंद्र सरकार के अंदर आता है 62, 63, 64, 65 और 66। तो 66 में क्या आता है? जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन सबको सही ढंग से रखना, सुरक्षित रखना, अगर उसमें कोई टूट फूट आती है तो उसके लिए ग्रांट देना, ये सारा किसके अंदर रखा गया है? हमारी सेंट्रल उसके अंदर सेंट्रल लिस्ट के अंदर रखा गया है। और जो 64 है उसमें क्या बताया गया है? भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएं तथा संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं। इसमें वैज्ञानिक व्यवसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए इसमें पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी है। विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए अपराध अनुसंधान में प्राविधिक सहायता के लिए। इसमें बोला गया भाई जो हमारी 64 वाली है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत सरकार है या तो कंप्लीटली या पार्शली तरीके से जितने भी हमारी साइंटिफिकली है या एजुकेशन से जो हमारी वोकेशनल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं ये संसद द्वारा घोषित महत्व राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की गई। यानी कि जितने भी साइंटिफिक है, हमारे साइंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च वगैरह है, आपकी जो भी वोकेशनल एजुकेशन है, इन सब का जिम्मा संसद द्वारा क्या है? नेशनल इंपोर्टेंस की संस्थाएं इनको घोषित किया गया है। ठीक है, अब तुम देख लो जितने भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है वो हर जगह तो नहीं है, जैसे हमारे कॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या है? कहीं कहीं मेन मेन जगह पर ही है। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी भाई कहीं कहीं पर ही है। तो ये सारे के सारे संसद द्वारा इनको नेशनल इंपोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी ट्रेनिंग है, जैसे आपकी पुलिस की ट्रेनिंग है वो भी इसी के अंदर आती है। आपकी विशेष कोई भी आपकी रिसर्च है कोई, ठीक है, तो रिसर्च वाले जो स्पेशल काम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आपकी क्या है? कोई भी क्रिमिनल रिसर्च है या उससे रिलेटेड कोई भी सहायता है वो भी इसी के अंदर आती है। आगे रेलवे क्या भी ना मैम, रेलवे भी तो केंद्र सूची के अंदर आता है ना? क्या? रेलवे रेलवे भाई देख मैंने इतना नहीं पढ़ रखा, इसीलिए तुम लोगों को बोला था मैंने कि इसको ना हाँ प्लीज मैम, पढ़े, रेलवे भी। है ना? तो इसमें जो अभी दे रखा अभी है तक तो सिर्फ वही सेंट्रल पढ़ती हूँ। अभी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है, तो मैम जो है प्राइवेट एंटिटीज को भी ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, मैम मैम नॉर्मली समझिए ना, जो पूरे इंडिया में आपको नजर आता है वो यूनियन लिस्ट हो गया, जो आपको स्टेट के अंदर नजर आता है वो स्टेट लिस्ट हो गया, और जो दोनों जगह नजर आता है वो आपका कंक्रीट लिस्ट हो गया। बाद में ये शिक्षा को भी समवर्ती सूची में डाला गया ना? यस। सही बोल रहे हो बेटा। ठीक है, अब आगे इसमें दे रखा है स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट का बता दिया इसने 62, 63, 64, 65 और 66, लेकिन इसने डिफाइन यहाँ पर 63 और 64 को ही किया है।
मेरे बुक में 65, 66 और 67 को डिफाइन किया। हाँ तो इसमें 63, 64, 65 आप कर दो सिखा, आपकी बुक में है तो। 65 के अंतर्गत चालू की गई संयुक्त संस्थाएं निम्नलिखित हैं। विशेष ध्यान के लिए अनुसंधान केंद्र पहला, और दूसरा है मैम इतना नहीं हिंदी है ना, दिमाग खराब हो जाता है। जुर्म को जांचने के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता के लिए संस्थाएं, और तीसरा पुलिस परीक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक तथा तकनीकी परीक्षण संस्थाएं। ये ये तो 65 के अंतर 64 लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास जो मेरे में इसमें 65 में दिया हुआ है मैम। इसमें 64 में दे रखे हैं सारे। फिर तो तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि 62 में क्या है, 63 में क्या है, 64, 65, 66। देखो और दोनों एक ही राइटर की बुक है, दोनों में क्या है, मेरे में 64 में लिख रखा है ये सारा, और आपकी में 67 में, और इंग्लिश 65 में। हाँ आपकी में 65 लिख रखा है। इंग्लिश की में तो ये नहीं दे रखा, इंग्लिश की में तो सीधा एनसीईआरटी का और ये वाली चीजें दे रखी है। अब देखो भाई स्टेट लिस्ट में क्या बताया गया है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां अमेंडमेंट हुआ तो 1976 की धारा 57 द्वारा शिक्षा संबंधी प्रविष्टि 11 का लोप किया गया। यानी कि जब अमेंडमेंट हुआ तो कोई एक आर्टिकल था 11, उसको हटा दिया गया था और शिक्षा को क्या है कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। इसका मतलब पहले ये स्टेट लिस्ट में थी और उसके बाद किस में आ गई है, हमारी कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। नीति का निर्धारण केंद्र के हाथ में होता है। कोई भी पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है उसको बनाने का काम हमारा सेंटर के हाथ में होता है, ठीक है। सेंटर से वहां से मान्यता मिलेगी तभी क्या है हमारा स्टेट लेवल पे उस चीज को क्या है एप्लीकेबल किया जाएगा। इसे स्टेट लेवल में 66 विषय इसमें शामिल होते हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने का निर्णय लेने को स्वतंत्र है। यानी कि इसमें दे दिए इसने 66 ऐसे विषय दे दिए शिक्षा से रिलेटेड जिसपे स्टेट गवर्नमेंट अपना स्वतंत्र तरीके से डिसीजन ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट शिक्षा के साथ साथ निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी है कि इसके प्रति भाई स्टेट के कंट्रोल के अंदर जो भी हमारी फाइनेंशियल है, जो भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी हमारे ये संग्रहालय हैं और अन्य समतुल्य संस्थाएं जो संसद द्वारा विधि सम्मत तथा अधीनस्थ और राष्ट्रीय महत्व को घोषित की गई जो भिन्न प्राचीन था। तो अब क्या बताया गया है इसने, स्टेट कंट्रोल के अंदर जितनी भी हमारी क्या है पुरानी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी हमारे ये संग्रहालय होते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी और ऐसी संस्थाएं जो भी क्या है नेशनल इंपोर्टेंस की घोषित की गई हैं, उन सभी का क्या है प्राचीन और ऐतिहासिक जितने भी भवन हैं और जितने भी अभिलेख हैं उनको सुरक्षित रखना। अब देखो इंग्लिश मीडियम में स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया है इसमें कि जितने भी बोर्ड होंगे हमारे स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन आर सम स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश तेलंगाना आल्सो द यूनियन टेरिटरी don't have a board that can never come to मुझे चंडीगढ़ में लक्ष्य गमन एंड रूल स्टेट का सर्विस के लाभ स्टेट सीबीएसई 10 of 12 आईसीएसई यानी इसमें जितने बोर्ड है स्टेट का जो बोर्ड है या सीबीएसई का बोर्ड है, कौन सा बोर्ड आपको अभी पता है इसमें बताया गया है, ठीक है। और क्या क्या बताया गया अभी स्टेट लिस्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। स्टेट लिस्ट में इसने बताया कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42 में अमेंडमेंट हुआ। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो विकास का माइक ऑन है इसलिए नहीं आ रहा है। विकास जो है उस अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट हुआ है स्टेट लिस्ट में क्या बताया गया है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, उसमें जो 11 वाली जो आर्टिकल थी उसको हटा दिया गया है। तो उसके बाद जो शिक्षा है, पहले शिक्षा हमारी स्टेट लिस्ट में थी, उसके बाद इसने कंकरेंट लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया है। और जितना भी आपकी जितनी भी पॉलिसीज बनेगी एजुकेशन से रिलेटेड वो कहाँ पर पास होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके बाद वो कहाँ पर आएगी, स्टेट लेवल पर उनको संचालित किया जाएगा। और स्टेट के पास भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसमें उसने 66 सब्जेक्ट्स को दिए हैं कि जिसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के भी क्या कर सकती है, अपने निर्णय ले सकती है,
ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ और किसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी क्या है स्टेट के अंदर क्या कंट्रोल करना है, कैसे व्यवस्था बनानी है, कानून व्यवस्था जो भी आपकी है वो कैसे बनानी है, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो वाली चीजें देखनी है। उसके बाद जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, संग्रहालय हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट ने आपकी नेशनल इंपोर्टेंस के लिए घोषित की गई हैं, उन सब की देख रेख भी इसी में आपके स्टेट के अंदर शामिल है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके स्टेट में कोई भी प्राचीन इमारत है या कोई भी, तो उसके रख रखाव का सबसे पहला जिम्मा किसका होगा, उस स्टेट का होगा। आगे देखिए आपकी कंकरेंट लिस्ट में क्या है, आपकी जो भी आर्टिकल संख्या 25 का यह उल्लेख थी आइटम फर्स्ट की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम क्या है टेक्निकल एजुकेशन, आयु विज्ञान शिक्षा और यूनिवर्सिटीज हैं, श्रमिकों का व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी शिक्षा के संबंध में कोई भी वाद विवाद होगा तो केंद्र का कानून एवं अभिमत सर्वोपरि होगा। यह स्थिति शिक्षा क्षेत्र में केंद्र के वर्चस्व की पुष्टि करती है। देखो भाई कंकरेंट लिस्ट में क्या बताया गया है आपका, इसमें जितने भी हमारे क्या है आर्टिकल 25 उसमें शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा के अंतर्गत जो भी क्या है आपके टेक्निकल एजुकेशन देनी है, आपकी आयु विज्ञान से रिलेटेड जो भी शिक्षा देनी है, यूनिवर्सिटी से या जितने भी हमारे यहाँ पर लेबर है उनको कोई भी ट्रेनिंग देनी है, इन ये सारी चीजें इसमें बताई है कंकरेंट लिस्ट में। लेकिन इसका अर्थ ये इसमें मान लीजिए कभी विवाद हो जाता है कभी, यानी कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर मान लो कभी स्टेट का और सेंटर का आपस में वाद विवाद हो जाता है, तो उस वहां पर आपकी स्टेट की बजाय सेंटर का जो डिसीजन होगा वही डिसीजन क्या है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मान लीजिए एनईपी अगर कोई स्टेट लागू करवाता है, स्टेट लागू करवाना चाहता है लेकिन सेंटर नहीं चाहता, तो जब तक सेंटर नहीं चाहेगा वो चीज लागू नहीं होगी। ठीक है, अब आगे है आपकी संविधान की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है। अब देखो भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको इसमें शामिल किया गया है। भाई देखो कौन कौन से, भाई इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो भी करनी है, प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग जो भी देनी है, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट एंड आपका प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल आर्ट एंड कल्चर, preservation of Sanskrit, education for disabled person, development of educational research, protections of the cultural interest of the minorities, educational development of the scheduled caste, regional and classes, national and emotional integration, provision of scholarship for brilliant students. उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड एजेंसीज, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। ठीक है, 14 साल तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा। तो ये सारी चीजें क्या है इस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। यानी कि आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये सारे टॉपिक दिए गए हैं जो जो इन विषयों को शामिल किया गया। किस किस को, इकोनॉमिक और सोशल से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करनी है। पेज नंबर बेटा मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 23। अच्छा, नेशनल पॉलिसी ये सारी चीजें आएंगी अभी। ठीक है भाई, क्या क्या बताया गया है आपका, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, प्रोफेशनल एंड आपके टेक्नोलॉजिकल जो भी ट्रेनिंग है, साइंटिफिक रिसर्च जो भी है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन आपकी डेवलपमेंट और आपका प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी को डेवलप करना, और उसके बाद आपकी जितनी भी राष्ट्रीय कला है, जितने भी कल्चर हैं उनको सुरक्षित रखना, संस्कृत को बचा के रखना, एजुकेशन फॉर डिसेबल पर्सन की एजुकेशन से रिलेटेड सारे ये डिसीजन इसी के अंदर आएंगे। जितने भी कल्चरल इंटरेस्ट है और माइनॉरिटीज उनको प्रोटेक्ट करना, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, रीजनल एंड क्लासेस, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशंस, और ये जितनी भी स्कॉलरशिप वगैरह ये सारे इसी के अंदर आएंगे। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी है वो भी इसी के अंदर आएगी, और आपका सर्व शिक्षा अभियान भी इसी के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है भाई, तो ये था आपका
कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूचियों में बांटा गया है। सबसे पहले तो जो पावर है, पावर को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, एक सेंटर के पास और एक स्टेट के पास, ठीक है। और इसने अलग अलग लेवल के ऊपर जो भी हमारी एजुकेशन है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी राइट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। 3 सूचियां बताई गई हैं आपकी, क्या है, सेंट्रल लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और उनमें अलग अलग बता दिया कि सेंटर के अंदर क्या क्या दे रखा है, आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या दे रखा है, और आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अब जो है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा एजुकेशन के 3 लेवल बता दिए इसने। अब यहाँ पर 3 लेवल बताएंगे इसने, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो तीसरे वाला जो क्वेश्चन है वो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में मुझे लिखा नहीं, होगा कहीं आगे पीछे हो सकता है। एक मिनट, चलो अब देख लो, सुन लो तुम। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, ये पढ़ रही हूँ मैं। तुम मेरे को ये बताओ, कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया है या सिर्फ ये ऊपर से गया है? आगे समझ में आ गया मैं। आ गया तो चलो अब आपके देख लेते हैं हम 3 लेवल पर जो हमारी एजुकेशन बताई इसने। सबसे पहले एलिमेंट्री, जिसको आप प्राइमरी लेवल बोलते हो, सेकेंडरी आ गई, और उसके बाद आ जाती है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इनको सबसे पहले पढ़ने से पहले इन्होंने दे रखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, कि इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे था। भाई सबसे पहले पुराने समय में वेद पुराण, योगा, आयुर्वेदा, ये सारी चीजें भारत के अंदर थी, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडिया में ये मैम सारी ये पेज चीजें। नंबर कौन सा है? 13 बेटा, हिंदी 30। हिंदी मतलब में नहीं मिला मुझे ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि तीनों लेवल पर कैसे क्या है। तो सबसे पहले वेद, पुराण, आयुर्वेद, ये सारी चीजें हमारे भारत के अंदर शिक्षा दी जाती थी उनकी, ठीक है। कुछ ये हमारा ट्रेडिशनल था, जो हमारी पारंपरिक भारतीय ज्ञान था, ये दिया जाता था, प्राचीन तरीके से दिया जाता था। और इसके कुछ क्या होता था, पहले हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम होता था। ये तब की बात होती है जब क्या है, इंडिया में ब्रिटिश नहीं थे, उससे पहले की बात होती है। फिर ब्रिटिश काल आएगा, फिर आपको आज का प्रेजेंट से मैं बताएंगे। उसके बाद वैदिक, क्या, मैम वैदिक काल में, ये सब वैदिक काल में होता था। हाँ हाँ, मतलब पहले की बात बताई कि पहले कैसे क्या सिस्टम था हमारा इंडिया का, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल में क्या था, बच्चों को छोड़ दिया जाता था, लड़कों को छोड़ दिया जाता था, वहां से वो क्या है, ब्रह्मचार्य स्टेज, लाइफ स्टेज का वो टीचर होम कंप्लीटली दे रहे। तो बच्चा क्या करता था, उस स्टेज में बच्चा होता था, अपने गुरु के पास गुरु के आश्रम में रहता था। उस वक्त जब तक वह शिक्षा ग्रहण करता था, उसका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं होता था। वुमेन एंड पीपल ऑफ लोअर ग्रेजुअली लॉस्ट देयर राइट ऑफ एजुकेशन देन चल। हाँ, उस समय पे जो भी आपके लोअर कास्ट के जो भी लोग थे, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया गया था। रोशन बता सकता है ना मैम? क्या हुआ, बोलो बेटा। मैम मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? मुझे पेज ही नहीं मिल रहा। कैसे पढ़ा रही है मैम, सुन लो। क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इंडिया के इंडियन सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री का कैसा एजुकेशन सिस्टम है, सेकेंडरी का कैसा है, और हायर एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, ये सबसे पहले इसने इंडिया की हिस्ट्री बताई है कि पहले हमारे यहाँ पर गुरुकुल होते थे, बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, उनको वहां पर छोड़ दिया जाता था। बच्चे की जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती थी, तब तक उसका घर से कोई रिश्ता नाता नहीं था, ठीक है। गुरुकुल लाइफ को हमारे यहाँ पर पहले वेद, पुराण, आयुर्वेदा, योगा, ये सारी चीजें क्या है, इनकी शिक्षा दी जाती थी। ये हिंदी इंग्लिश ये नहीं पढ़ाई जाती, और ये सारे ऑलमोस्ट संस्कृत में होता था। और उस टाइम पे एक बात और थी, जो लोअर कास्ट थी उनको एजुकेशन का राइट इन्होंने नहीं दे रखा था। और ये भी चीजें क्या है, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति और सूफी मूवमेंट, इनके कारण क्या है, इफेक्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द वुमेन, सुधार हुआ
जैसे जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म और भक्ति और ये सूफी मूवमेंट आया, उसके कारण थोड़ा थोड़ा क्या है वुमेन की जो एजुकेशन को लेकर उसमें कुछ सुधार हुए। उसके बाद देखा इन्होंने इंडियन एजुकेशन प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, बस इतना ही बता रखा है इसमें। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम बहुत चाइना का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करवा दीजिए। पहले ये इतना थोड़ा सा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, ये बीच में बोल बोल के और ज्यादा बोरिंग हो जाता है। मैम आप बोल दो ना एक बार, जो भी माइक एक्स्ट्रा ऑफ कर रखे हैं वो ऑन ऑफ कर लें। हाँ जी, जितना भी जिनका भाई जिसको बोलना हो उसी टाइम पे माइक ऑन किया करो, नहीं तो ऑफ कर लिया करो, क्योंकि आपको याद नहीं रहता, फिर घर में जो भी आवाज आ रही है वो यहाँ पे सुनाई देती है। पहले ये समझ में नहीं आया बच्चों को सब्जेक्ट, और बोरिंग मान के चलोगे तो ये और ज्यादा बोरिंग लगेगा। जी मैम, हमको बोलना है कुछ। ठीक है, चलिए अब आ गया है इंडियन एजुकेशन प्रेजेंट कंडीशन क्या है। आफ्टर मीटिंग जैसे ही हमें 1947 के बाद आज़ादी प्राप्त हुई, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें धीरे धीरे क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। सरकार ने क्या है सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को दी। जितने भी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन थे, जेंडर को लेकर थे, इन मुद्दों पर सबसे पहले इंडियन सोसाइटी का ध्यान गया, और इसको क्या है हेल्दी डेवलपमेंट में भी, यानी कि कास्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे उनसे रिलेटेड कानून बनाया गया। ठीक है, जेंडर को रिलेटेड जितने भी थे, यानी कि पहले क्या था सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इन सब को लेकर क्या है हमारे भारतीय समाज की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इन सब चीजों पे कानून बनाए गए। 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज आल्सो मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। जो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बोला गया कि जो शिक्षा है वह हमारा मौलिक अधिकार है, और 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री टू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट स्कूलों में, नॉट प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इसने दे रखा है टोटल लिटरेसी रेट दे दिया भारत का 65 पॉइंट इतने, फीमेल का 54, ऐसे करके इसने बस ये दे रखा है। और दूसरा क्या था भाई, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका मेन ये था कि जो रूरल एरिया है और जो अर्बन लिटरेसी रेट है उसके गैप में जो जितना ज्यादा डिफरेंस है उसको कम करना है। पहले क्या था गाँव में इतना नहीं पढ़ाते थे, अब बहुत सुधार आ गया। ठीक है, अब गांव में भी लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चे नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो वो गैप क्या हो गया है, फिल हो गया है। तो इस गैप को कम करने के लिए और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर संविधान बना गया, और इसीलिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री टू एजुकेशन की गई, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा है वह भी पढ़ सके। नहीं तो तुम सोच के देखो, अगर सरकार ने ये फ्री नहीं कर रखा होता ना तो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते। ठीक है, भला वो सरकार का कि उसने गवर्नमेंट स्कूल खोल दिए, नहीं तो आधे से ज्यादा जनसंख्या जो गरीब जनसंख्या है वो नहीं पढ़ पाती। और वही जहां पर आप ये लगा लो, जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है ना वो गवर्नमेंट वाला बच्चा भी हर जगह सिलेक्ट होता है। मेन बात टैलेंट की होती है। जी मैडम, सही बोला आपने। कई प्राइवेट स्कूल से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा अच्छी पढ़ाई करवाते। चलो वो तो सही ठीक है बोला भाई, आपने। कहीं पर है, लेकिन सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते भाई। वो प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है। और सबसे अच्छा काम तो ये किया कि जैसे ही, अब मुझे बाहर का तो पता नहीं, बहुत सारे हरियाणा में तो स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं और पीएम श्री स्कूल बने हैं, तो यानी कि जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल थे वो सारे इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट हो गए हैं, जो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए ना। क्योंकि गवर्नमेंट इसमें क्या है, इंग्लिश मीडियम सारे प्राइवेट स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल वाले हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते थे, लेकिन अब मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिए हैं वही वो गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन अब वहां पर क्या है आपका इंग्लिश मीडियम कर दिया। तो ये हो सकता है मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में किया हो। नहीं, ऐसा तो नहीं सुना है पूरे इंडिया में मैम। हाँ जी मैम, पूरे इंडिया में ही ये है। केवल हरियाणा में ही है, अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। नहीं, दिल्ली में भी है। अब ये मेरे को नहीं पता बेटा कौन से स्टेट में किया, लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा कर दिया और ये बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि उनको ये रहता था ना कि तो प्राइवेट स्कूल वालों को अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। अब हमारे जो यहाँ पर 2-2 शिफ्ट में चल रहे हैं मॉडल संस्कृति स्कूल,
क्योंकि फ्री एजुकेशन है 6 to 14 तो फ्री है, लेकिन इसमें कुछ नाम मात्र की फीस भी ली जाती है, शायद 300 रुपये लिए जाते हैं मॉडल संस्कृत स्कूल में, और जो आपका हिंदी मीडियम है वो बिल्कुल फ्री है। अब देखो भाई, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अब इसमें बताया गया है, ये तो था प्राइमरी लेवल पे, फिर इसने बताया हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे देश में हायर एजुकेशन भी बढ़े, उसके लिए 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, यूजीसी की स्थापना कब की गई भाई? 1953 में। तुम लोग पीजी करके आप नेट क्वालिफाई करोगे ना, यूजीसी नेट, तो उस यूजीसी की स्थापना कब की गई? 1953 में। द प्राइमरी रोल ऑफ यूजीसी has been regulate the standard and the separate of higher education in India। यूजीसी का मेन रोल क्या था भाई? जो भी आपका एक स्टैंडर्ड है उसको रेगुलेट करना, और जो हायर एजुकेशन है इंडिया के अंदर उसको सेपरेट रखना। ठीक है, यानी कि अब जैसे प्राइमरी और आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन और जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन वो एक साथ दी जाती है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है आपकी जो कॉलेज की शिक्षा है वो अलग से आपके विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, स्कूल में नहीं दी जाती, उसको सेपरेट करने के लिए। फिर ऐसे मात्र इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जो हमारी हायर एजुकेशन है उसकी प्रोग्रेस। मैम पानी पी लीजिए। पानी पीने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। होगा मैम, चले जाइए। मैं घूमते घूमते ना मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, जाओ नीचे खेलो, नीचे जाओ। ला के दे दो मैम को पानी। कोई बात नहीं बेटा। द हायर एजुकेशन सिस्टम। मैम कभी हमें ऑफलाइन क्लास भी दो ना। क्या मैम कभी हमें ऑफलाइन क्लास भी दो। भाई आ जाओ, मैं तो तैयार, मैं तो खुश हूँ। जी मैम, मुझे भी। क्योंकि मैंने भी रिक्वेस्ट किया था मैम से कि मैम आप एक बार भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं दिलवा रहे हो, तो मैम ने कहा था कि बहुत दूर दूर का बच्चा है तो सारे बच्चे मतलब नहीं ले पाएंगे। तो मैंने बोला कि मैं भी बैकवर्ड एरिया से ही आती हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगी। ऑफलाइन क्लास लेने की थोड़ी सी इच्छा थी मैम के, जैसे कोई डाउट थे, जैसे बीच बीच में। बताओ कहाँ से हो आप? मैम इधर ये जो नांगलोई से पहले जो बापरोला पड़ता है ना, वो मेरे को दो बस बदल के आना पड़ता है उधर से। अच्छा, फिर आपका कॉलेज पता है कहाँ? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। नहीं, मेरा तो इधर पड़ा है मैम, गुरुग्राम में। अच्छा, गुरुग्राम तो वो भी काफी दूर पड़ेगा बेटा। हाँ जी मैम ऑफलाइन करो ना, हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। फिर ऑनलाइन वाले कहाँ जाएंगे जो दूर से हैं? अदर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। हम लोग को दिक्कत है, हम लोग नहीं आ सकते ऑफलाइन। तो आप ना जी मैम, दोस्त भी बना लूंगा। उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, उनसे पूछ लेना कि मैडम दोस्त नहीं मैम, सामने से दोस्ती की बात नहीं है मैम, सामने से जो आप पढ़ाओगे ना वो चीज हमें अच्छी लगेगी और समझ में ज्यादा आएगा। जी जी बिल्कुल सही कहा। देखो ऑफलाइन क्लास आपको ये लोग परेशान ज्यादा करेंगे ऑफलाइन में मैम, ऑनलाइन में ये कर नहीं पाते, इसीलिए सब बोल। नहीं ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं करेंगे मैम ऑनलाइन में परेशानी होती है, ऑफलाइन रहता तो बेस्ट। क्वेश्चन है मेरा बुक से रिलेटेड, बोलो। बुक से रिलेटेड ही है। जैसे हमारा जो मेन सब्जेक्ट है एसएसटी, तो उसमें कई क्वेश्चन हमारे मानचित्र वाले दिखा रखे हैं। फिर वो तो आएंगे बेटा, एसएसटी में तो आते हैं। हाँ जी, तो मैम वो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो तो भी आपने स्टार्ट नहीं किया ना? बेटा मेन सब्जेक्ट ही पढ़ा रही मैं, तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट है कंपलसरी, और 2 सब्जेक्ट तुम्हारे अपने अलग अलग चूज किए हुए हैं। अच्छा। अब एसएसटी आप निकालो। कुछ बच्चों के पास का जो डाउट था सेम हमारा डाउट था। बोल भाई, तू भी बोल। अरे बोल ले भाई। चल किसी के कोई डाउट नहीं है, चलो। मैम असाइनमेंट कब सबमिट होंगे? जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिकल होंगी उस दिन। प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछ सकते हैं? जो तुम बुक में प्रैक्टिकल में लिखोगे बेटा वही पूछेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। मैम एक प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो हेल्प लेने के लिए कुछ किसी का नंबर वगैरह मिल सकता है क्या? बेटा यहाँ कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, किसी के पास किसी का नंबर नहीं है।
पढ़ लो ना भाई। मैं अपना दे दे रहा हूँ। ना रहने दे भाई, रहने दे, अपनी मैडम से पूछ लियो पहले, क्योंकि तुम यहाँ पर एक कॉलेज के बच्चे नहीं हो बेटा, तुम अलग अलग कॉलेज के हो, है ना, इसीलिए मैम ने शायद मना कर रखा आप लोगों को। ठीक है, तो आप पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है मेरे से ले लो, मैं क्या मना करती हूँ, कभी भी मना नहीं करती। और ये अपने नंबर वगैरह एक्सचेंज करना है ना, जब कॉलेज में मिलोगे, सारे मिलने हो तो, है देख कितनी जल्दी अपना नंबर फेंक के। रहने दे, ये उस पे जाएगी यूट्यूब पे। मैम मुझे नंबर नहीं चाहिए किसी का, मुझे बस आपका चैनल चाहिए जिससे मैं पढ़ सकूं। मैं कल भी बोल रही थी, अभी भी मैंने आपको यहाँ में मैसेज किया हुआ है कि मैम का चैनल बता दो, चैनल का नाम बता दो। RAB स्टडीज विद मनीषा। उसमें मैम मैम एक का बार फोटो मैसेज भी कर लगा दो, हुआ इसी है। में मैं लिख लूंगी अभी, कोई मैम किसी को किसी ने पता है नंबर तो। शेयर कर दिया, देखिए ये बहुत बदमाशी वाली बात है। हाँ नहीं, नंबर शेयर नहीं करना बेटा, ये यूट्यूब पे जा रही है ना ये वीडियो, नहीं तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं भी बता दूँ नंबर, लेकिन यूट्यूब नहीं पे जा मैम, रही है। नंबर तो मैं मांग ही नहीं रही, मैं तो चैनल मांग रही हूँ। अरे मैंने आपको बता दो क्या बेटा, RAB स्टडीज विद मनीषा, मेरा फोटो लगा हुआ वहाँ पे। ठीक है, अब आ जाए टॉपिक पे। मैम नहीं तो मैंने मैंने अभी भी सब्सक्राइब किया मैम हुआ है मैम। हाँ मैम बेटे, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है, कौन सा क्वेश्चन करा रही है, एक बार क्वेश्चन बता देते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन कराया है आपका, एक्सप्लेन द कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में जो आपका कंकरेंट क्या स्टेटस है एजुकेशन का। और उसी के बाद आपका क्या बताया है यहाँ पर, ये पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन कराने के बाद, जो इंग्लिश मीडियम में है, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड कराया था अभी, थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम। एलिमेंट्री का कैसे है, सेकेंडरी का कैसे है, और हायर एजुकेशन का, क्योंकि जब हमने करंट स्टेटस पढ़ा तो उसमें वहां पर हमारे एजुकेशन को तीन शाइना अपना माइक ऑफ कर माइक लो। ऑफ। प्राइमरी को, दूसरा एक है मिनट करके। सेकेंडरी, और तीसरा है आपका हायर। तो अब उसी के रिगार्डिंग देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की पे आए हुए थे हम। हायर एजुकेशन में बताया कि सबसे पहले तो 1953 में 1953 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की। आप सुना होगा आपने, हर बार यूजीसी नेट का पेपर निकलता है तो वो यही कंडक्ट करती है, ठीक है। और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज आती हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूजीसी का मेन रोल क्या है, हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, और इसी के रिगार्डिंग हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, 17,000 कॉलेजेस की स्थापना की गई है भारत के अंदर, 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही होती है भाई एक स्टेट में, ठीक है, आपकी यूपी में मिल जाएगी एक, हमारे यहाँ पे तो एक ही है भाई, महेंद्रगढ़ में है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो 20 स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई है, 217 स्टेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई है, 106 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई है, और 13 इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, 13 इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की स्थापना की गई है। और इसी नंबर में हमारे the number will soon raise up the setting of the 30 more central university 8 new। अब इसी में हमारी और संख्या बढ़ गई है, 30 और नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, साथ में 8 नई IITs, 7 नई IIMs, और 5 न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आर नाउ प्रपोज, जो अभी प्रपोज में चले हुए हैं कि भाई इनकी मांग और चल रही है कि इतनी और लगाओ आप। अभी सिर्फ 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितने हमारे स्टेट है उनसे तो कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक स्टेट में एक ही पड़ती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी तो होती है। मैम ये वाला हिंदी मीडियम में नहीं है क्या मैम? ये हिंदी मीडियम में नहीं दे रखा बेटा, जैसे अब इससे पहले वो कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में नहीं दे रखे हैं, वो मैं जब इसी में पढ़ा रही हूँ ताकि हमसे, ओ भाई ये तो स्कूल में बैठा तालिब है, भाई बंद करो यार। अब मंदिर में जा रहा है, आराम से भाई भगवान की पूजा कर ले, यूं तो पटा जाएगा बच्चे की, एक जगह ध्यान लगा ले। मैंने देख में आज बत्ती भी ना रही, खा पी ली रोटी।
ठीक है भाई, तो इतने कितने कॉलेजेस हैं यूजीसी के अंदर? 17,000 कॉलेज हैं, 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 217 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 106 डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 13 नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं। और अभी इसी में नंबरिंग बढ़ाने के लिए 30 सॉरी फॉर डिस्टर्ब मैम, डीन क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी क्या है, थोड़ा वेरीफाई करेंगे? क्या बोल रहे बेटे? मैम सॉरी, डीन यूनिवर्सिटी। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई बेटा इसके अंदर। इसका मतलब कैसे संगठन होता है? क्या कौन कैसे, मतलब इसे कैसे, मतलब कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कुछ तो होती हैं हमारे स्टेट के अंदर, जैसे तुम देखते हो ना, प्राइवेट स्कूल हो गए और गवर्नमेंट स्कूल हो गए, आपको पता लग जाता है ना प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू, जिसके अंदर आप बीएड कर रहे हो, वो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ही अंदर होते हैं और कुछ होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हमारे रोहतक में 3 यूनिवर्सिटीज हैं। एक तो है हमारी एमडीयू, बहुत पुरानी है, एमडीयू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दूसरी है हमारी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी है दादा लक्ष्मी चंद, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो आर्ट और उसके लिए है, सारी जो भी आपकी फिल्म वगैरह के लिए, आर्ट वगैरह के लिए है वो, ठीक है। तो रोहतक में 3 यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी एमडीयू है, वो जो आपकी दादा लक्ष्मी चंद, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो सिर्फ आर्ट के लिए है। जो बच्चे आपकी फिल्म वगैरह से रिलेटेड जो भी एक्टिंग वगैरह जो भी कैरियर चुनते हैं वो उधर जाते हैं। बाकी सारे कोर्सेज किसके अंदर है? एमडीयू के अंदर है। और एक है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट है, ठीक है। रोहतक में IIM भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है। चलो बहुत सारी चीजें हैं हमारे रोहतक में, हमें बाहर नहीं जाना पड़ा कभी पढ़ने के लिए। मेनली मैम मतलब प्राइवेट में या गवर्नमेंट में आता है डीन यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट है ना बेटा, स्टेट यूनिवर्सिटी है। डीन यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी भाई, एक तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइवेट है, लेकिन आप एक बार ना नेट पे सर्च करके देख लेना डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्लियर हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो थैंक यू। होती हैं यूनिवर्सिटी का प्रॉपर स्टेटस नहीं मिला होता है, तो वो अभी उस तो डीम्ड बोलते हैं कि वो होने वाली हैं, फ्यूचर की यूनिवर्सिटीज होने वाली हैं, काइंड ऑफ ऐसा होता है उनका। हमारे चंडीगढ़ में भी है पैक, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, PEC पैक यूनिवर्सिटी, वो अच्छा। टेक्निकल, वो यहाँ पे भी है। अब जैसे देखो मैम भैया, नॉर्मली जैसे जैसे नॉर्मली समझिए कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई रोशन कंपनी जाके खोलते हैं रहा। ना, तो जैसे प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब कि अभी आपको आपने लाइसेंस तो लिया है पर आप अभी तक ऑथराइज नहीं हुए। तो हाँ, डीम मतलब है कि आपने मतलब वही चीज। एनसीई के अंदर आ गए हैं, और उसके बाद जब आप प्रॉपर आपका जो रेगुलर देखा जाएगा ना परफॉर्मेंस, और देखा जाएगा स्टूडेंट हर साल वहां से कितने अच्छे से निकल गए, तब आपको जाकर फिर डीम से ऊपर दे दिया जाता है, तब आप एक फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं प्रॉपर वे में, जहाँ फंडिंग जो है ना वो आपको गवर्नमेंट करती है कोई स्टेट नहीं लिस्ट के रोशन अंदर। भाई, मैं अब इसे चैट जीटीपी से क्लियर कर लूंगा। थैंक यू सो मच। ओके जी। अब देखो भाई, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम में इसने बता दिया। आप हमारा देखो कैसे है एजुकेशन सिस्टम। पहले प्राइमरी पढ़ते हैं बच्चे, फिर आप 7 to 8 आ गए आपके सेकेंडरी, या आप +2 तक पढ़ते हो, सेकेंडरी एजुकेशन आ गए, उसके बाद आप हायर उसमें जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है हमारे यहाँ पर। प्री प्राइमरी 3 से 5 साल का बच्चा जो नर्सरी में, LKG में और UKG में पढ़ाई करेगा, वो क्या आ गया आपका? प्री प्राइमरी में आ गया। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी में 6 से 11 साल का बच्चा, ठीक है, जो आपका 1st से लेकर 5th के अंदर आ जाता है बच्चा। उसके बाद मिडिल एजुकेशन होती है 6 से लेकर 8th क्लास तक। उसके बाद सेकेंडरी होती है 9 से लेकर 12th तक। उसके बाद आ जाती है आपकी हायर सेकेंडरी, इंक्लूडिंग स्टूडेंट स्टडिंग इन 11th एंड
सॉरी ये सेकेंडरी में मैं गलत बोल गई, 9th और 10th सेकेंडरी में आती हैं और हायर सेकेंडरी में आपकी 11th और 12th क्लासेस आती हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट में आ जाते हो आप, जो भी आप अपनी बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में आप एमए, आप एमकॉम, एमएससी, जो भी कोर्स आप करते हो, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग कैटेगरीज है, इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है, आप अब तक पढ़ के आए हो, ठीक है। अभी भी आप क्या है, ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। आपका क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन का ही पार्ट है। जब आपका पीजी आएगा इसके अंदर, तो इसका पीजी होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड, ठीक है। उसके बाद आती है एजुकेशन गवर्नेंस। मैम तालिम भाई को बोलिए बंद करने के लिए, आवाज में दिक्कत होती है। किसका? भी तो सबका ही बंद है बेटा। मैडम बीएड अंडर ग्रेजुएट में आता है या पोस्ट ग्रेजुएट में? अंडर ग्रेजुएट में आता है बेटा, बैचलर है ये, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसका हायर होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसे आपको मान लो कॉलेज लेवल पे आपको लगना है तो आपको एमएड करनी पड़ेगी। अगर आपको एजुकेशन बीएड कॉलेज में लगना है तो आपको एमएड करनी पड़ेगी। आपको टीचिंग में लगना है +2 तक, तो वो आपका बैचलर इसमें बीएड में आता है। ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जिन्हें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पता नहीं? बेटा नहीं पता हो तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप ऐसे बोल रहे हो, कैसे कैसे लोग आते हैं भाई, अगले को नहीं क्लियर है तो पूछ लिया। मैम ने जो कुछ पढ़ाया तुमको याद है क्या? ऐसा तो नहीं है सेकंड बुक या फर्स्ट बुक में सब याद होगा। अब बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता, मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ। तो जो नहीं आता ना बेटा बेझिझक पूछो, नहीं अब ये नहीं तो ये समझ में नहीं आता इसको, तू बता देते, आप बता देते इसको। जी मैम ये तो बिल्कुल, ऐसे कोई बोल पैदा जैसे होके तो डाउट कोई भी सीख रहेगा के तो आदमी आता नहीं है। पूछेगा। थैंक यू शिखा जी। बेटा आप डाउट क्लियर करोगे ना तभी रहेगा, तभी डाउट क्लियर हो पाएगा। अगर ये इसने आज पूछ लिया, ये आगे भी बच्चों को बता सकेगा कि भाई इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। नहीं पूछता तो सारी उम्र ये इसी कंफ्यूजन में रहता। और ऐसे नहीं बोलते बेटे, जैसे आपने मैडम एक सर ने बोला था कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया तो उसने समझिए कुछ पढ़ा ही नहीं। नहीं आप ऐसा है, एक मिनट मतलब चुप हो जाओ, चुप क्वेश्चन करने वाले बच्चे बहुत काफी तेज होते हैं। एक मिनट रुको बेटे। देखो अभी आप आधे टीचर बन चुके हो, प्यूपल टीचर बोला जाएगा अभी आपको। आप स्टूडेंट नहीं हो, आप प्यूपल टीचर हो, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले टीचर हो आप। तो आपका बच्चा आपसे क्लास में पूछेगा, मान लो आपकी क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, जिसको एक बच्चा ऐसा होता है इंटेलिजेंट, पहले से ही ऑलरेडी उसको चीजों का पता होता है। एक बच्चा होता है एवरेज, एक बच्चा होता है जो फर्स्ट टाइम क्लास में वो डरता भी है, पूछने से भी डरता है, और तेरे जैसे शैतान से बच्चे उसको फिर पूछने भी नहीं देते, है ना। अगर तेरी क्लास में पूछेगा कोई बच्चा तो ऐसे कर देगा, इतना बड़ा हो गया तुझे पता ही नहीं। ऐसे नहीं बोल बेटा, आगे आप भी टीचर बनने वाले, अपने बच्चों को समझाओगे, जो नहीं पता भाई पूछो, बेझिझक पूछो आप। जबकि मैम आपने पेपर 2 में इसको अच्छे से बताया भी है कि एक टीचर का एक स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। ठीक है, और ये बात सच में मुझे बुरी लगी है भाई, जो आपने ऐसे बोला कि इसको ग्रेजुएट नहीं पता तभी तो पूछा, पता होता तो क्यों पूछता। जी मैम बिल्कुल सही है। कोई नहीं मैम, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। नहीं ऐसे बात वापस थोड़ी ना ली जाती है। तो आगे ध्यान रखना ना, आपकी क्लास में भी कोई बच्चा आपसे पूछे तो उसको ऐसे नहीं बोलना, हाँ बेटा पूछ, तुझे नहीं पता पूछ, अपने डाउट क्लियर कर। नहीं तो फिर मैं भी बोल दूं तुम्हें, तुम इतने बड़े हो गए, तुम खुद से नहीं कर सकते, मेरे से क्यों डाउट ले रहे हो, बोल सकती हूँ ना। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। चलो कोई नहीं बेटा, चलो आगे चलो। एजुकेशन गवर्निंग बॉडीज, खेलने में खेल रहे जैसे एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। अब देखो बेटा, एजुकेशन गवर्निंग बॉडी, ये तो टाइप बताए हैं कि एजुकेशन का क्या क्या सिस्टम है। अब हमारी एजुकेशन जैसे प्राइमरी आ गया, जितने भी कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं जो जो हमारे इन एजुकेशन को रन करवाती हैं। तो सबसे पहले बताया गया सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मेन गवर्निंग बॉडी है ये एजुकेशन सिस्टम की इंडिया के अंदर।
और इसका सारा का सारा कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में होता है? हमारे सेंटर के हाथ में होता है सारा का सारा कंट्रोल। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है स्कूल्स के, ठीक है। उसके बाद आपका है CISCE, द काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। It is a board of Anglo-Indian study in India. It conducts two examinations: Indian Certificate of Secondary Education and Indian School Certificate. Indian Certificate of Secondary Education is a K-10 examination for those Indian students who have just complete class 10th, and Indian School Certificate is class 12 public examination conducting for those studying in the class 12. देखो भाई CBSE सबने नाम पढ़ा है, सबने सुना है, आप लोग भी ऑलमोस्ट CBSE से पढ़े होंगे, कुछ बच्चे अपने स्टेट के बोर्ड से पढ़े होंगे। एक ये बोर्ड देखो, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है भाई ये नाम CISCE, किसी ने सुना हो तो बता देना। ये मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये भी क्या आपके 10th के और 12th के बताया गया है इसने। जो आप सर्टिफिकेट, एक तो सर्टिफिकेट बताया है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, दूसरे सर्टिफिकेट का बताया इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो एक तो है 10th के एग्जाम के लिए और दूसरा है आपके 12th के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। आगे आपके स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, आपके जैसे CBSE है ऐसे ही आपके क्या होते हैं, स्टेट के गवर्नमेंट बोर्ड होते हैं। जैसे हरियाणा का है HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये कैसे आ गई स्क्रीन? अच्छा, इसमें स्क्रीन शेयर की है। और दूसरा क्या है, जैसे आप दिल्ली का बोर्ड अलग है, ठीक है। CBSE तो है, दिल्ली बोर्ड का भी अलग से होता है। जैसे बिहार का आ गया आपका बिहार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऐसे ही आपका अलग अलग। राजस्थान का आ गया RBSE आ गया आपका, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का भी अपना बोर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ स्कूल तो किसके अंदर आते हैं, आपके CBSE के अंदर आते हैं, और कुछ स्कूल आपके स्टेट में आपके स्टेट बोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है। एक होते हैं नेशनल ओपन स्कूल। भाई नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना 1989 में की। ये उन बच्चों के लिए था जो फॉर्मल स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे 1989 में ये जैसे कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते ना, वो ओपन से करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ बच्चे डिस्टेंस से करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि वो जा नहीं सकते डेली कॉलेज में, तो ऐसे ये बच्चे डेली स्कूल में नहीं जा पाते, उनके लिए नेशनल ओपन स्कूल, इसके थ्रू उनके सिर्फ एग्जाम होते हैं 10th के और 12th के। द इंटरनेशनल स्कूल, दे कंट्रोल द स्कूल विच आर associated to the curriculum of international standard। इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ये क्या है आपका कैरिकुलम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तो अभी भाई देखो, मैंने तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल नहीं देखे, जस्ट नाम पीछे इंटरनेशनल लगाते हैं, आते तो वे CBSE से ही है, CBSE के अंडर में। इंटरनेशनल बोर्ड तो मैंने नहीं देखा। मैम ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं नहीं होते होता है मैम। ओपन यूनिवर्सिटी में एज का लिमिटेशन होता है क्या मैम? भाई देखो, पढ़ने के लिए तो कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट जो जॉब होती है ना, उनके लिए एज लिमिट होती है। हमारे बट बोला जाता है कि अगर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया है तो उसका उतना मान्यता नहीं होता है। वो बेटा ये तो टीचिंग फैक्ट है। में नहीं होता है। एक मिनट, वो टीचिंग में, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो ना, तो कई जगह तो ये लिखा होता है, जैसे आप दिल्ली में आप नहीं भर सकते। अगर आपने ओपन से BA कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। कई स्टेट मान लेते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ओपन है या रेगुलर है। वैसे प्रायोरिटी जो टीचिंग में है, टीचिंग में सिर्फ रेगुलर जो कोर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। आप देखो ना, एक तो ओपन से पढ़ा हुआ बच्चा है, उसकी नॉलेज देखना, और एक बच्चा डेली पूरा साल स्कूल में गया, उसकी नॉलेज देखना। हाँ, तो वही ना मैम। बस ये फर्क है। तो जो आप टीचर बनने वाले हो तो आपकी क्या है, रेगुलर वाला जो कोर्स है वो मान्य होता है। बाकी हर जगह आपकी सेम है, एक ही डिग्री है। और अदर जितने भी फील्ड है ना, जितनी गवर्नमेंट जॉब है, उनमें सब में क्या है, आपकी वैलिड है। बस टीचिंग में कई जगह पर ये बोल दिया जाता है कि ओनली रेगुलर कोर्स आर एलिजिबल। हाँ, क्योंकि उसमें तो ओपन में बस कुछ पढ़ाने का, टीचर स्टूडेंट का तो इंटरेक्शन होता नहीं, बस प्रोजेक्ट वगैरह भेज दिया जाता है, पढ़ लो। तो ऐसे में तो वो अच्छे से वो नहीं। देखा, तुम्हें बहुत डाउट है यार।
हाँ, तुम आज डाउट ही क्लियर करो, बोलो। क्या क्या किसने क्या बोला, बोलो। ये वो बोल रहा सीखा आपको। भी बोल रहे हैं कि सीखा तुम्हारा बहुत डाउट है। हाँ तो डाउट है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हुई हूँ, डाउट और क्लियर करने के लिए आई कोई हूँ। नहीं बहुत सीखा तो सारी अपना चीजें पूछो दूसरी पूछो। चीजें क्लियर होती हैं, तो ये अच्छी बात है कि डाउट्स यहाँ क्लियर किए जाते हैं। वही तो। और शायद तुमको बच्चे कोई का भी डाउट सुनो क्लियर ना, हो तुमको जाता है कोई तो उसको डाउट नहीं है तो पूछने मैम से। क्वेश्चन करती है तो तुम क्यों नहीं आंसर देते हो? जब कोई डाउट है नहीं तो आंसर दो। मैंने तो कभी तुमको आंसर देते हुए सुना भी नहीं है। मेरे से पंगा मत लिया करो, ओके? अरे भाई प्लीज मेरी क्लास में लड़ाई ना करो, तुम सामने होते तो मैं सबको एक एक थप्पड़ लगाती। मैम ये सही है, रैप्टे लगा दो सबके। ऑनलाइन ऐसी ऑनलाइन से लैंग्वेज पढ़वा नहीं दो। यूज करो सहना। अरे अभी तो मैं सॉरी सर, वो मैम की मेरा लैंग्वेज है ना, थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज है, तो मैंने बोला। देखो अब अपने टॉपिक पे आ जाओ बेटा। देख लड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बच्चे हो चुके हो तुम। कोई आगे नहीं तो सीखा, बच्चों अपना का पता क्वेश्चन। नहीं मैम क्यों लड़ते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं है ये। अच्छा छोड़ो वो सब, क्लास स्टार्ट कीजिए आप। अब देखो ये समझ में आ गया ना कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो हमारे इसको कर रही है। अब ये था हमारा टाइप, बता दिए आपको किस किस स्टेज में डिवाइड किया गया आपके एजुकेशन सिस्टम को, किस किस स्टेज में है। सारी स्टेजेस पार करके आए हो आप। सबसे पहले बच्चा किस में जाता है? प्री प्राइमरी पे, फिर प्राइमरी पे, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन गवर्निंग बॉडी, सीबीएसई आ गया, सीआईएसई आ गया आपका, आपके स्टेट के बोर्ड आ गए, नेशनल ओपन बोर्ड आ गए। देखो भाई जो ये सीआईएससीई है ना, ये मैंने नहीं पढ़ा ना मैंने सुना है। अगर किसी ने सुना है इसके बारे में तो बता सकता है कौन मैम सी इसका न, मैम मैम इसका ने जरूर सिलेबस, सुना मैम होगा। मैम इसका इसको सिलेबस मैम ना। अच्छा रोसो तुम ही बता दो। आईसीएसई है मैम, मैम ये ना इसको मुझे। दूसरे शब्दों में आईसीएसई भी कहते हैं। आईसीएसई मतलब जो इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो करता है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो। क्योंकि एक दो बच्चे को मैं ट्रिपल आई की जानता बात भी हूँ, कर रहे हो क्या? पढ़ाया भी हूँ, आप खुद भी। और इसका सिलेबस भी मैम ना आईआईटी सीबीएसई की से बात तो हार्ड नहीं कर होता रहे है क्या? ये। इसका सिलेबस भी ना सीबीएसई से हार्ड होता है। आईसीएसई मेरे एक हार्ड मेरे होता भाई ने किया था ऐसा, ये वाला कलकत्ता साइड। सिलेबस नहीं हार्ड होता है मैम, और सिलेबस हार्ड नहीं होता है। क्या है ना कि इसमें आपको छोटे ही क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, और हाँ तो 9th-10th में जैसे आते कि हैं तो फिर आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जैसे 2 साल के बच्चे को 3 साल के तीन क्लास में जो सीखेगा वो पहले ही सिखा दिया जाता है, तो हार्ड ही हुआ ना एक तरह से। फिर तो हमारा हरियाणा पीछे क्लास है। 8-7 में ही मैम क्लास 7-8 में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, और 9th-10th में आते हैं तो उसी को फिर वापस से पढ़ना होता है। तो मैम सीबीएसई इज द बेस्ट वे, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता है। चलो अब देखो, अब तीनों लेवल ये बता दिए टाइप। अब एलिमेंट्री पे, सेकेंडरी पे क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे एजुकेशन के, वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखो भाई एलिमेंट्री एजुकेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपके प्राइमरी लेवल पे होती है, जिसमें आपकी प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों क्लासेस आ गई हैं, और मिडिल क्लास भी इसी के अंदर आ गई है। ठीक है, इसमें दे दिया आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। एक तो ये चलाया गया, 6,88,000 प्राइमरी स्कूल खोले गए, 1,10,000 सेकेंडरी स्कूल खोले गए इनके लिए। और क्या कहते हैं, मिड डे मील का गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं उनमें मिड डे मील का प्रोग्राम दे रखा है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, ये सारे सक्सेसफुल प्लान किसके लिए किए गए हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। मिड डे मील का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, मान लो बहुत ज्यादा गरीब पेरेंट्स है, वो बोलते ही नहीं हमारे बच्चे तो कमाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे, तो सरकार ने इसका भी सोल्यूशन निकाला कि आप बच्चों को भेजो, हम खाना खुद देंगे। ठीक है, तो मिड डे मील का प्लान। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए भी इसीलिए चलाया गया था कि 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा क्या है अनएजुकेटेड ना रहे। अरे भाई कम से कम 8 साल भी, अगर 8 क्लास में बच्चा पढ़ा हुआ है तो इजीली मान लो कहीं पे जाना है उसको तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। दूसरा आपका सर्व शिक्षा अभियान में मेनली किसके ऊपर फोकस था भाई? गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर एट एलिमेंट्री लेवल, ताकि बच्चों का क्या है, गर्ल्स को भी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में भेजा जाए। देखो अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो तो ये नहीं है, लेकिन हम पढ़े
तब तक तो लड़कियां पढ़ने लग गई थी। लेकिन जैसे मेरे पापा और के टाइम पे मेरी बुआ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, मेरी एक भी बुआ नहीं पढ़ी लिखी। हाँ, मेरे पापा हर सभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है, लड़कों को ही पढ़ाया जाता। तो लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एसएसए बनाया कि भाई कोई फीस नहीं लगनी तुम्हारी, लड़कियों को भेजो। दूसरा और क्या चला गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये लड़कियों के लिए ही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और महिला समीक्षा स्कीम, ठीक है, ये लड़कियों को आगे कॉलेज लेवल पे बढ़ावा देने के लिए। तो ये मैम सारी इस स्टेट में कितने रहते होंगे गर्ल्स मतलब स्कूल? क्या एक स्टेट में ऑलमोस्ट कितने गर्ल्स स्कूल्स रहते होंगे? भाई ये तो गूगल पापा से पूछ, अभी तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होंगे ना भाई। बाकी ये देख लो, हमारे गांव में तो 2 स्कूल हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे तो यही सिस्टम है, 2 गवर्नमेंट स्कूल मिलेंगे आपको, एक लड़कों का मिलेगा एक लड़कियों का मिलेगा, हर गांव में यही है, एक लड़कों का स्कूल है एक लड़कियों का स्कूल है। हमारे यहाँ मैम एक लड़की का स्कूल है और एक लड़का और लड़की दोनों पढ़ सकते हैं उसमें। अच्छा, हाँ वो कोविड हो गया ना, वो लड़कों वाला ही, तो उसमें लड़कियां तो कम ही जाती है ऑलमोस्ट। ये है हमारे में तो ये अलग अलग है, लड़कियों का अलग है लड़कों का अलग है। मैं बिहार में तो ठीक एक है, प्राइमरी है, एक हाई स्कूल है, 2 है ना, एक प्राइमरी से 7 तक है बिहार और उसके में बाद 8 से। मोस्टली जगह पे लड़कियों के लिए अलग से नहीं रहता है, लड़के लड़की सब एक ही स्कूल में रहते हैं, सीबीएसई में भी और ऐसे बिहार बोर्ड में अरे भी। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। गवर्नमेंट के स्कूल पूछ रहे हैं ना बेटा, ये गवर्नमेंट के स्कूल पूछ रहे हैं। देखो पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि लड़कों के स्कूल थे, और इसी दिशा में लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए हमारे अब इस प्रेजेंट टाइम पे लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, माँ बाप तो उनको खूब पढ़ाते हैं। आप ये देखो, जो आपकी मम्मी है, मम्मी भी पढ़ी, मम्मी के टाइम की देखो बात, तुम्हारी मम्मियाँ भी चलो पढ़ी होगी, लेकिन जैसे मेरी बुआ है वो नहीं पढ़ी लिखी, कोई भी नहीं पढ़ी लिखी, उस टाइम पे कोई नहीं पढ़ता था, सिर्फ लड़के पढ़ते थे। मेरे पापा भी ज्यादा नहीं पढ़े, 10 तक पढ़े हैं, 10th तक भी पढ़ते थे तब, ऑलमोस्ट सारे लड़के भी 10th तक पढ़ते थे, लड़कियां तो पढ़ती ही नहीं थी बेचारे। तो इसी ताकि लड़कियों को पढ़ा। तो देखो आपने अर्बन एरियाज की बात अलग होती है, रूरल एरिया में आज भी ये बात है कि लड़कियों को लड़कियों के ही स्कूल में भेजा जा रहा है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को लड़कियों के स्कूल में ही भेजा जा रहा है। जी फैक्ट मैम। जी मैम ये तो सही यस बात है, मैम, हम गर्ल्स लोग भी स्कूल लड़की होता वाले है और स्कूल में बॉयज। पढ़े हैं। मैम हम लोग गर्ल्स स्कूल में जा सकते हैं क्या, टीचर बन नहीं के एज अ टीचर? हाँ, टीचर जा सकते हो बेटा, ऐसे तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी आती है। टीचर तो आप क्या, उनके क्या लड़के हैं टीचर, मैडम थोड़ी ना है, जेंट्स भी है वहाँ पे। तो मैम सैलरी भी ज्यादा रहती है क्या वहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी का तो पे स्केल गवर्नमेंट ने सबको एक जैसा ही तो देना है, पे स्केल की कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो सबकी सैलरी जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होती है, और ये सैलरी भी आपकी हर एक स्टेट, अब देखो सेंटर में दिल्ली में सबसे ज्यादा सैलरी होती है, उसके बाद स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, सब स्टेट में अपने उसकी स्टेट के हिसाब से सैलरी होती है, ठीक है। तो सैलरी में आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग फर्क आ सकता है, सेंटर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए ताकि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसमें क्या क्या किया गया भाई, इस प्रोग्राम में क्या स्टेप उठाए गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम एंड न्यू स्कूल, नए स्कूल बनाना और अच्छे अच्छे क्लासरूम बनाना, नॉन फॉर्मल स्कूलिंग सेंटर्स, सेटिंग अप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू डिसेबल चिल्ड्रन, ये प्रोग्राम इसके अंदर चलाए गए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। किसके लिए, नए नए स्कूल बनाए जाएं, क्लासरूम्स, नॉन फॉर्मल स्कूलिंग सेंटर, नॉन फॉर्मल स्कूलिंग सेंटर ये जो बाल वाटिकाएं जो खोली जा रही है आजकल, सेटिंग अप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स, अपॉइंटमेंट, जो बाल वाटिका आज हम उसको बाल वाटिका बोल रहे हैं, पहले वो क्या होती थी, आंगनबाड़ी होती थी। अब ये इसमें जो क्या होता है आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी बालवाड़ी मैम? क्या ये आंगनबाड़ी बालवाड़ी मतलब ये किस टाइप का स्कूल है? ये इस टाइप की स्कूल है, देखो बेटा हम जब पढ़ते थे तब आंगनबाड़ी होती थी, बस उसमें बैठ के आ गए, हमें खाने के लिए वहां से राशन मिल जाता था बस, और कुछ नहीं होता था। अब ये क्या है, जो ये आंगनबाड़ी था इनको स्कूल के अंदर ही बाल वाटिका के नाम से या बालवाड़ी के नाम से अब स्कूल में ही दे दी। पहले तो क्या होता था, स्कूल में नहीं होती थी आंगनबाड़ी,
आपके गांव के बीच में कहीं पे भी ये जो भी चौपाड़ वगैरह है उसमें हो जाती थी आंगनबाड़ी, लेकिन अब ये आंगनबाड़ी स्कूलों के अंदर ही कर दी है, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उन्हीं के अंदर कर दी है। अब वहां पर बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, रिटन नहीं करवाया जा रहा है उनसे, लेकिन ओरली उनको सारी चीजें यानी कि फर्स्ट क्लास में आने तक उनको प्रिपेयर किया जा रहा है 3 साल वहां पर, बस ये डिफरेंस है। पहले हमारे टाइम में जो आंगनबाड़ी होती उसमें पढ़ाया नहीं जाता था, अब वहां पर प्रॉपर टीचर आ गए हैं। पहले आंगनबाड़ी की एक ही होती थी, वो एक उसके साथ हेल्पर होती थी, 2 ही होते थे। अब जो स्कूलों में बालवाड़ी जो बना दी गई है वहां पर प्रॉपर टीचर भी हो गई है और प्रॉपर हेल्पर भी बना दिए, बस ये डिफरेंस है, और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। कितने क्लास तक के मैम कोर्स में हमारे यहाँ बच्चे तो पढ़ते अभी हैं? आंगनबाड़ी में मैम प्ले स्कूल उसी को बोलते हैं ना, जैसे हाँ हाँ, प्ले स्कूल वही तो है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले प्ले स्कूल बोल देते हैं उनको, गवर्नमेंट ने उनको बाल वाटिका का नाम दे दिया है। कितने क्लासेस तक होते हैं मैम? 1 से 5 तक, 5 तक या? नहीं नहीं, 1 से नीचे जो आपकी आ गई ना, नर्सरी, LKG और UKG, बस 3 साल, वो तो 3 से खेलने 5 का साल एज की होता एज है। तक, 3 से 5 साल तक की एज का बच्चा, ताकि बाहर ना घूमे उनको। पहले तो देखो गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 6 साल की एज में एडमिशन दिया जाता था, उससे पहले बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते थे। तो अब क्या है, उनको बाल वाटिका के नाम से पहले तो सिर्फ जो नर्सरी, KG, LKG वो सिर्फ वो प्राइवेट स्कूलों में होती थी, अब वो बाल वाटिका के नाम से वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी शुरू हो गई है। ये बाल वाटिका जो है मैम, वो प्राथमिक स्कूल में है या फिर मिडिल स्कूल में? कौन से स्कूल में दर्ज है? बेटा प्राथमिक स्कूल में। ओके। और हमारे यहाँ पे तो बाल वाटिका, प्राथमिक स्कूल, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पूरा कंप्लीट है, बस बिल्डिंग अलग कर रखी है हमने। एक साइड पहले जस्ट स्टार्टिंग में, जैसे उसने हमारे गांव के स्कूल की बात बता रही हूँ, जस्ट स्टार्टिंग में ही 2 रूम तो कर रखे हैं बाल वाटिका वालों के, उसके बाद फिर प्राइमरी वालों की पूरी बिल्डिंग, उसके बाद मिडिल वालों के 6 to 8, और उसके बाद 12th तक के बच्चों की है, ऐसे बांट रखा है। मैम हमारे यहाँ तो अभी भी आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं। नहीं, अब तो देखो ना, ये जो आप मैम ये करवाने का सबसे मेन रीजन क्या है? जो KVS में है, रोशन मैम ये करवाने का मेन KVS में भी तो बाल वाटिका शुरू कर दिया है, नहीं तो KVS में भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन होते थे, अब बाल वाटिका शुरू कर दी है KVS में भी। जो बच्चा बाल वाटिका में पढ़ेगा उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा KVS में। ठीक है, और देखो और क्या क्या चलाएगा अभी, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये 1987 से 1988 में शुरू किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इम्प्रूव ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन प्राइमरी स्कूल। इंडिया के अंदर फिजिकली रिसोर्स अवेलेबल कराना प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, इम्प्रूव करना ह्यूमन के उसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम एवरी प्राइमरी स्कूल शुड हैव एटलीस्ट 2 रूम, हर एक प्राइमरी स्कूल कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, 2 टीचर और एसेंशियल टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सारी चीजें। उसके बाद नेशनल बाल भवन, ये प्रोग्राम चलाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपिंग ऑल ओवर पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, ऑल स्टेट में, सभी स्टेट नहीं है सॉरी, ऑल स्टार्टअप, जैसे ही उसका स्टार्टअप करने जा रहा है बच्चा, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंक्रीज करना, नेशनल बाल भवन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया भाई, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड आ गई इसमें, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, नेशनल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद एक मिड डे मील तो सबको ही पता होगा, स्कूल में दोपहर का खाना गवर्नमेंट स्कूलों में ही मिलता है। बस ये थी प्राइमरी लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम चलाए गए प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। सेकेंडरी में आ गया फिर आपका, सेकेंडरी में आपका सर्व शिक्षा भी नहीं, वो उस पे ही था मैम आज यहीं तक रहने दीजिए, काफी टायर्ड हो गया हूँ। काफी टाइम, बस इसमें बेटा ये तो तुमने पढ़े हुए हैं। सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट का, दूसरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये पढ़े हुए हैं, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर वोकेशंस, मोरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये सारी चीजें कहाँ पर सीख के आते हो आपने, सेकेंडरी स्कूल में। देखो प्राइमरी लेवल पे तो आपको नॉलेज ही नहीं होती कौन सी चीज अच्छी है हमारे लिए, कौन सी बुरी है, कौन सी हमारे लिए
डेवलपमेंट की है और कौन सी हमें क्या है पीछे लेके जाएगी, तो ये सारी चीजें आप कहाँ पर सीखते हो, सेकेंडरी लेवल पे। और पढ़े हुए ना अपने फिजिकल डेवलपमेंट भी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जी मैम। So, ये सारी चीजें आपने पढ़ी और ये सारा डेवलपमेंट हमारा सेकेंडरी लेवल पे होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन, बस खत्म होने वाला बेटा क्वेश्चन। हायर एजुकेशन में आपके आ गए हैं एकेडमिक डिग्री कॉलेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, मेडिकल कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं और मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही होती है ना आपकी हायर लेवल पर। एक तो आपकी यूजीसी कंट्रोल करती है, यूजीसी के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज आती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके क्या आते हैं, कॉलेजेस आते हैं। और उसमें आप एक तो आपका सिंपल डिग्री कॉलेज होता है जहाँ पर बीए बीएससी एमएस ये बीए बीकॉम बीएससी होती है। एक प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा बीएड कर रहे हो, ये प्रोफेशनल कोर्स है आपका, ठीक है। मेडिकल कोर्स वो अलग उसमें होते हैं भाई। इंजीनियरिंग वालों के भी अलग कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट वालों के भी अलग कॉलेज होते हैं। और एक होता है यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ पाते वो डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। डिस्टेंस के लिए सबसे पहले नंबर पे आते हैं आपकी इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बस इतना ही था आपका प्राइमरी पे। ऑलमोस्ट सारा काम किस पे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा किसके लिए बने गए हैं भाई, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। जितने भी प्लान बनाए गए हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ज्यादा बनाए। एलिमेंट्री तक पढ़ लिया तो फिर बच्चे घर वाले सोचते भाई आगे भी पढ़ाओ बच्चे को, ऐसे ही हायर एजुकेशन हो जाती है। आज का टॉपिक कुछ समझ में आया? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर कल करेंगे मैम आगे। जो ये हिंदी मीडियम में नहीं है और इतना लॉन्ग क्वेश्चन था तो अब कैसे करेंगे? क्या था इसमें, बस प्राइमरी लेवल पे बताना, सेकेंडरी पे और उस पे। ओके मैम, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। हाँ बस बेटा आप ना, और कुछ जो चीजें नहीं मिलती बेटा, हमने जब पढ़ा ना कोई नेट अवेलेबल नहीं था। अब तो तुम्हारे पास सारे सोर्सेस तुम्हारे पास है, नेट है, जो चीज नहीं आती उसको फटाक दे से डल हो रहा जाती है। नहीं इतना मैम, हिंदी तो बना दिया मैम है लेकिन बुक फोन में है। वो सीखा, अब रहने दो, आज के लिए इतना काफी है। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, हिंदी मीडियम से लिख लूंगी उसको, कहीं और से कर लूंगी वो क्वेश्चन, बुक में नहीं है तो। इसमें बेटा प्राथमिक शिक्षा, गौण शिक्षा और उच्च शिक्षा सिस्टम भारत के अंदर एक्सप्लेन की। भारत के अंदर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैम ऑलमोस्ट कितने पेजेस में इसके लिखने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सॉरी मैम सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। मैम पहला जो आपने वो संविधान का पढ़ाया था, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एक और पढ़ाया था ना, वो भी बता। मैम आप ही पेपर बनाते हो क्या, आपको पता है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा? अरे बेटा मैं क्यों बनाऊंगी, यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बनाती बताता है। है। बस मैम आइडिया लगाते हो आप। मैम जो पढ़ाने वाले हैं उनको ये हो जाता है कि वो बार बार पढ़ाते पेपर्स को देखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैम। वो कुछ नहीं है। अब आप टीचर होंगे ना, आपको हो जाएंगे ना 5-7 साल, आप बता दोगे बच्चे को बेटा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी मैं समझ गई। हाँ जी, तो इसमें बस जी आपको बिल्कुल समझदार है आप। सेकेंडरी और हायर तीनों लेवल पे कैसे क्या है, तो जो क्वेश्चन नहीं मिलता उसको नेट पे कर लो। तो मैम आपके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन थर्ड? भाई देखो मान लो वैसे देखा जाए, अपने सिनेरियो को देखा जाए तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। पेपर के अकॉर्डिंग तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे हमें पता होना चाहिए प्राइमरी लेवल क्या होता है, सेकेंडरी लेवल क्या होता है। देखो पहले जब मैं छोटी क्लास में, एटलीस्ट मेरे को +2 तक भी नहीं पता यूकेजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है भाई एलकेजी का और राइट मैम, कंफ्यूजन हमेशा रहता है इसमें। लोअर क्या किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन। अंडर एग्जैक्टली राइट मुस्कान। मुझे आज भी पता नहीं था मैं। लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, ये मुझे ना जब मैंने +2 कर ली ना उसके बाद पता चला था कि यूकेजी एलकेजी का ये मतलब होता है भाई, ये मीनिंग होता है। ये तो यूकेजी एलकेजी बस फुल फॉर्म इसकी पता नहीं होती हमें। तो इसीलिए
आपको इसकी नॉलेज दी जाती है प्राइमरी लेवल पे क्या हो रहा है, और बाकी मैम वो वैसे एजुकेशन यूकेजी सिस्टम में एलकेजी का पढ़ना क्या बेटा। मतलब होता है? मुझे तो अभी भी नहीं पता है। क्या? यूकेजी एलकेजी का मैम। लोअर किंडरगार्टन